जरा एक ऐसी क्लासरूम की कल्पना कीजिए जहाँ ना कोई छड़ी है, ना किसी टीचर की तेज आवाज गूंज रही है और ना ही किसी बच्चे को सजा के तौर पर कोने में खड़ा किया गया है। इसके बावजूद हर बच्चा बिना किसी शोर शराबे के पूरी तल्लीनता से अपना काम कर रहा है। क्या ये किसी ख्याली दुनिया जैसा लगता है? बचपन से हमारे दिमाग में अनुशासन शब्द सुनते ही एक सख्त मास्टर जी की छवि उभर आती है, जिनके हाथ में डंडा होता है। लेकिन क्या हो अगर हम अनुशासन को एक सजा के बजाय एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह देखना शुरू करें? एक सॉफ्टवेयर अपडेट। ये नजरिया अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब भी हम अपने फोन या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते हैं तो उसका मकसद सिस्टम को कोई सजा देना तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं। उसका असली मकसद होता है सिस्टम को एक बेहतर वर्जन में अपग्रेड करना, उसकी कमियों को दूर करना और उसे नई चुनौतियों के लिए तैयार करना। हाँ, यही तो बात है। अपडेट का मतलब है कि अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसा बदल रहा है जिससे पूरी मशीनरी ज्यादा स्मूथ चले। तो आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी विचार की गहराई में उतरकर समझेंगे। हम देखेंगे कि आधुनिक शिक्षा में अनुशासन का असली मतलब क्या है। हमारे पास रंजन सर द्वारा तैयार किए गए द आर्किटेक्चर ऑफ एकेडमिक ऑर्डर एंड स्टूडेंट कंडक्ट के बेहतरीन नोट्स हैं, और आज का हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों का विश्लेषण करके ये समझा जाए कि क्या हम अब तक अनुशासन को पूरी तरह से गलत समझते आए हैं। और मैं बता दूं कि ये गलतफहमी सिर्फ हमारी नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही है। इस विश्लेषण में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है इस शब्द का इतिहास। मतलब डिसिप्लिन शब्द दरअसल लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से आया है, और अगर हम इसके ऐतिहासिक मूल अर्थ में जाएं तो दूर दूर तक इसका मतलब सजा देना या कंट्रोल करना नहीं था। अच्छा, तो फिर इसका असली मतलब क्या था? इसका असली मतलब था निर्देश, प्रशिक्षण या ज्ञान प्राप्त करना। मतलब सीखने की एक प्रक्रिया। ये किसी को डराकर काबू में करने के बारे में था ही नहीं, ये तो एक शिष्य को सही रास्ता दिखाने के बारे में था। अरे वाह, ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। अगर अनुशासन का असली मतलब सीखना और ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर इतने सालों से स्कूलों में जो सजा और डर का माहौल था, उसे हम क्या कहेंगे? मैं सोच रही थी कि अगर हमें सॉफ्टवेयर अपडेट वाले अर्थ को पूरी तरह से समझना है, तो हमें पहले पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। ये पुराना डर पर आधारित मॉडल और आज के नए सहभागी मॉडल के बीच बुनियादी फर्क है क्या? इस फर्क को समझने के लिए हमें शिक्षा के मनोविज्ञान को देखना होगा। नोट्स में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सत्तावादी अनुशासन यानी ऑथोरिटेरियन मॉडल और लोकतांत्रिक अनुशासन के रूप में बांटा गया है। सत्तावादी अनुशासन वो है जिसे हम सब ने कभी न कभी झेला है। हाँ, बिल्कुल झेला है, जहां टीचर की ही चलती है बस। एकदम सही। इसमें सारा पावर एक व्यक्ति यानी शिक्षक के पास होता है। नियम बिना किसी चर्चा के ऊपर से थोपे जाते हैं और आपका काम सिर्फ इतना है कि बिना सवाल किए उनका पालन करें। अगर आपने सवाल किया या नियम तोड़ा तो नतीजा सीधा सजा है। ये पूरी तरह से नियंत्रण और खौफ पर काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे इसलिए शांत नहीं बैठते क्योंकि उन्हें पढ़ाई में मजा आ रहा है, बल्कि इसलिए शांत बैठते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हिले तो सजा मिलेगी। एक तरह से ये इंसानों को रोबोट या फैक्ट्री वर्कर बनाने जैसी प्रक्रिया लगती है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, फैक्ट्री वर्कर। दरअसल सत्तावादी अनुशासन का उदय उसी दौर में ज्यादा हुआ जब औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तब समाज को ऐसे मजदूरों की जरूरत थी जो बिना सवाल किए मशीनों पर काम कर सकें। समझ गई। तो आज्ञाकारी मजदूर तैयार करने की मशीनरी थी वो। हाँ, लेकिन आज के नॉलेज इकोनॉमी के दौर में ये तरीका एक बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये छात्रों की रचनात्मकता और उनकी स्वतंत्र सोच को पूरी तरह कुचल देता है। बच्चे डर के मारे आज्ञाकारी तो बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आक्रोश और विद्रोह भी पनपने लगता है जो कभी भी फूट सकता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये बात सही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में रचनात्मकता चाहिए, लेकिन सत्तावादी तरीके के कुछ फायदे भी तो होंगे। मान लीजिए स्कूल में कोई आपात स्थिति आ गई, जैसे कोई फायर ड्रिल है या कोई दुर्घटना होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थिति में तो कोई शिक्षक बच्चों के साथ बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं करेगा ना कि बच्चों क्या हमें बाहर निकलना चाहिए। वहां तो तुरंत एक सख्त आदेश मानना और इमारत से बाहर निकलना जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या ऐसी जगहों पर डर या सख्ती जरूरी नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और तार्किक सवाल है, और इस स्रोत में भी ये बात साफ मानी गई है कि सत्तावादी अनुशासन का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि यह तुरंत व्यवस्था कायम करता है।
किसी भी आपातकाल या फायर ड्रिल में आपको सोचने वाले दिमाग नहीं चाहिए, तुरंत आदेश मानने वाले लोग चाहिए होते हैं। हाँ, क्योंकि सोचने का समय ही नहीं होता। सही कहा। लेकिन समस्या तब आती है जब हम उस इमरजेंसी मोड को रोजमर्रे की क्लासरूम का परमानेंट हिस्सा बना देते हैं। आप हर दिन हर मिनट डर के साए में रहकर गणित या विज्ञान जैसी चीजें नहीं सीख सकते। जब दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में होता है तो वो नई जानकारी ग्रहण कर ही नहीं सकता। समझ गई। मतलब फायर अलार्म बजने पर सत्तावादी तरीका ठीक है, लेकिन रोज की पढ़ाई के लिए हमें कुछ और चाहिए। और यहीं पर बात आती है लोकतांत्रिक अनुशासन की। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों को जो मन में आए वो करने दिया जाए? अरे नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोकतांत्रिक अनुशासन का मतलब आजादी के नाम पर अराजकता फैलाना है। इसका असल मतलब है सहयोग। सहयोग बिल्कुल। मतलब नियम बनाने में सहयोग। बिल्कुल। इस मॉडल में नियम तो होते हैं, लेकिन वो किसी तानाशाह की तरह ऊपर से थोपे नहीं जाते, बल्कि छात्र खुद उन नियमों को बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। शुरुआत में ही शिक्षक और छात्र मिलकर तय करते हैं कि हमारी क्लास के नियम क्या होंगे। ये सच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब कोई नियम आप खुद बनाते हैं या उस पर आपकी सहमति होती है, तो उसे तोड़ने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। एकदम सही। मनोविज्ञान में से ओनरशिप कहते हैं। जब छात्रों को लगता है कि नियम उनके अपने बनाए हुए हैं, तो वे उनका पालन सजा के डर से नहीं करते, वे अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हैं। यह तरीका छात्रों में नेतृत्व की भावना विकसित करता है। हाँ, और वो सीखते हैं कि एक समुदाय में एक साथ कैसे रहा जाता है। बिल्कुल, कैसे दूसरों का सम्मान किया जाता है। इससे शिक्षक और छात्र के बीच भी एक बहुत ही स्वस्थ और भरोसेमंद संबंध बनता है। और मुझे लगता है कि यहीं से हम उस सॉफ्टवेयर अपडेट के सबसे अहम फीचर की तरफ बढ़ते हैं। जब छात्र लोकतांत्रिक तरीके से जुड़ते हैं, तो उनका बर्ताव बाहरी डर की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की प्रेरणा से तय होता है। यहीं पर एक नया शब्द आता है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पॉजिटिव डिसिप्लिन। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, बताइए वो एनालॉजी क्या है? मान लीजिए कि एक पौधा है जो थोड़ा मुरझा रहा है। पुराना सत्तावादी तरीका उस पौधे के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे ही कोई पत्ती पीली पड़ी या सूखी, उसे कैंची से काट दो, सिर्फ ऊपर से सफाई करते रहो। ये जो काटना है ना, ये सजा देने का प्रतीक है। हाँ, समझ रहा हूँ। इससे पौधा कुछ देर के लिए साफ तो दिखने लगेगा, लेकिन उसकी असली समस्या खत्म नहीं होगी। इसके उलट सकारात्मक अनुशासन उस पौधे को सही खाद, धूप और जड़ों में पानी देने जैसा है। आप जड़ों को इतना मजबूत बना देते हैं कि पौधा खुद ब खुद अंदर से हरा भरा और मजबूत हो जाता है। ये तुलना बहुत ही सटीक और गहरी है। जो जड़ों में पानी देने वाली बात आपने कही, उसी को शिक्षा की भाषा में आत्मानुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। और अगर हम इन नोट्स पर गौर करें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अनुशासन ही दरअसल अनुशासन का सबसे बेहतरीन और सर्वोच्च प्रकार है। सर्वोच्च इसलिए क्योंकि इसमें किसी बाहरी कैंची या पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? छात्र स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसमें सजा के बजाय प्रशंसा, इनाम और सही व्यवहार की पहचान पर जोर दिया जाता है। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है और आप उसे सबके सामने सराहते हैं, तो उसके अंदर का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो उस अच्छे व्यवहार को बार बार दोहराना चाहता है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से आत्मनियंत्रण पर काम करता है। हाँ, और इसका असर सिर्फ क्लास में शांति बनाए रखने तक सीमित नहीं है। ये सीधे तौर पर चरित्र निर्माण से जुड़ा है। चरित्र निर्माण कैसे? मेरा मतलब है कि सिर्फ शांत बैठने से कोई अच्छा इंसान तो नहीं बन जाता ना? देखिए, सिर्फ शांत बैठने से नहीं, बल्कि शांत बैठने के पीछे की जो समझ है, उससे चरित्र बनता है। जब एक छात्र अपनी भावनाओं, अपने गुस्से या अपने भटकाव को खुद नियंत्रित करना सीख लेता है, तो उसमें ईमानदारी, समय की पाबंदी और जिम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्य अपने आप विकसित होने लगते हैं। अच्छा, मतलब वो खुद को रेगुलेट करना सीख जाता है। जी, उसे ये समझ आ जाता है कि उसका हर काम उसके भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च बताती है कि इस आंतरिक आत्मनियंत्रण का सीधा असर उनके अकादमिक प्रदर्शन पर भी पड़ता है। वो कैसे? जो बच्चे अंदर से अनुशासित होते हैं, उनका फोकस बहुत गहरा होता है और वे पढ़ाई में कहीं बेहतर नतीजे लाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग डर में नहीं बल्कि सीखने में लगा होता है। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ये एकदम आदर्श स्थिति है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ रहा है। हवा में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असलियत में अगर सोचें तो एक क्लास में जहाँ 40 अलग अलग बैकग्राउंड से आए बच्चे हैं, जहाँ हर बच्चे की ऊर्जा का स्तर अलग है, ये सब कैसे मुमकिन है? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है आपका। हाँ, क्योंकि क्या हम बस ये उम्मीद करें कि बच्चे खुद ब खुद
आत्मानुशासित हो जाएंगे या इसके पीछे कोई मजबूत सिस्टम होना चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि अनुशासनहीनता की नौबत ही ना आए, तो स्कूलों को आखिर क्या करना चाहिए? आपका ये सवाल सीधे उस मुद्दे पर चोट करता है जिसे निवारक अनुशासन की वास्तुकला या प्रिवेंटिव डिसिप्लिन आर्किटेक्चर कहा जाता है। हम हाथ पर हाथ धरकर बच्चों के खुद सुधरने का इंतजार नहीं कर सकते। तो प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि समस्या आने से पहले ही उसे रोकना? एकदम सही। प्रिवेंटिव का मतलब ही है समस्या या अनुशासनहीनता पैदा होने से पहले ही उसे रोकने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां गलती करने की गुंजाइश ही कम हो जाए। समस्या के आने से पहले ही उसे खत्म कर देना। लेकिन ये वास्तुकला या आर्किटेक्चर जमीनी स्तर पर दिखता कैसा है? मतलब क्लासरूम में इसका कोई वास्तविक उदाहरण है क्या? इसके कई बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण हैं। सबसे बुनियादी चीज है क्लासरूम मैनेजमेंट। ये सिर्फ बच्चों को चुप कराने के बारे में नहीं है, इसमें बैठने की व्यवस्था भी शामिल है। बैठने की व्यवस्था से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप शरारती बच्चों को एक साथ पीछे बैठा देंगे तो जाहिर है अनुशासन टूटेगा ही। सही सिटिंग अरेंजमेंट, क्लास की एक तय रूटीन और समय का सही प्रबंधन, ये सब प्रिवेंटिव उपाय हैं। इसके अलावा नियम बहुत ही स्पष्ट, सरल और निष्पक्ष होने चाहिए और बच्चों को पहले दिन से ही अच्छी तरह समझा दिए जाने चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है कि आप एक ऐसा रोड मैप बना दें जहां गड्ढे हो ही नहीं, ताकि कोई गिरे ही ना। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है पढ़ाई के तरीके का अनुशासन से कनेक्शन। क्या सच में एक उबाऊ और बोरिंग क्लास लेक्चर अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो शैतान है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हर बार गलती बच्चे की होती है। सच बताऊं तो एक उबाऊ लेक्चर दरअसल अनुशासनहीनता के लिए सबसे उपजाऊ जमीन तैयार करता है। सच में? हाँ, जब शिक्षक की पढ़ाने की शैली नीरस होती है, जब बच्चे उस विषय से जुड़ नहीं पाते, तो उनका दिमाग भटकने लगता है। और बच्चों के पास ऊर्जा बहुत होती है। अगर वो ऊर्जा पढ़ाई में नहीं लगेगी तो वो आसपास बैठे दोस्तों से बात करने में या कागज के जहाज उड़ाने में लगेगी। ये तो वही बात हो गई कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर दिमाग पूरी तरह से किसी दिलचस्प काम में उलझा है तो शैतानी का ख्याल ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए आकर्षक शिक्षण विधियां और इंटरैक्टिव तरीके अपनाना अपने आप में अनुशासन बनाए रखने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। और इसी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए नोट्स में पाठ्येतर गतिविधियों यानी को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत जोर दिया गया है। जैसे कि खेलकूद या डिबेट? जी, जैसे एनसीसी, स्काउट्स एवं गाइड्स, डिबेट और स्पोर्ट्स। अब आप सोचेंगे कि खेलकूद का क्लास के अनुशासन से क्या लेना देना? हाँ, थोड़ा अजीब तो लगता है सुनने में। दरअसल ये गतिविधियां बच्चों को टीम वर्क, लीडरशिप और नियमों का सम्मान करना सिखाती हैं। वे अपना अतिरिक्त एड्रेनालिन मैदान पर निकाल देते हैं, जिससे क्लास के अंदर वे ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करते हैं। समझ गए। लेकिन क्या स्कूल की चारदीवारी के अंदर का आर्किटेक्चर ही काफी है? आज के दौर में तो अनुशासनहीनता के कई बाहरी कारण भी हैं जिन पर स्कूल का सीधा कंट्रोल नहीं है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अनुशासनहीनता की जड़ें अक्सर स्कूल के बाहर होती हैं। पारिवारिक समस्याएं, माता-पिता का ध्यान न दे पाना, नकारात्मक दोस्तों का प्रभाव या आज के समय का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल और उससे जुड़ा तनाव, ये सब बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। हाँ, ये तो है। बच्चे रात रात भर फोन पर लगे रहते हैं और फिर क्लास में चिड़चिड़े हो जाते हैं। सही कहा। इसीलिए एक अच्छे प्रिवेंटिव सिस्टम में समय समय पर काउंसलिंग सेवाएं और माता-पिता के साथ लगातार संवाद होने बहुत जरूरी है। और हाँ, निगरानी के लिए सीसीटीवी या अटेंडेंस सिस्टम जैसी तकनीक का इस्तेमाल भी इस आर्किटेक्चर का हिस्सा है, ताकि एक सुरक्षा का एहसास बना रहे। लेकिन सीसीटीवी या बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो फिर से उसी पुलिसिंग या निगरानी वाले मॉडल की याद दिलाते हैं। मुझे लगता है कि तकनीक चाहे जितनी भी उन्नत हो जाए या नियम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इस पूरे आर्किटेक्चर को लागू करने के लिए एक इंसान की ही जरूरत होती है। कोई मशीन तो बच्चों को आत्मानुशासन नहीं सिखा सकती ना। ये बात तो है। और वो इंसान है हमारा शिक्षक। तो इस नए सिस्टम में शिक्षक की भूमिका क्या है? इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव यही है। आधुनिक शिक्षा के इस नए मॉडल में शिक्षक की भूमिका में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। वो अब एक तानाशाह या सिर्फ हुक्म चलाने वाला बॉस नहीं रह गया है। अगर मैं यहाँ एक और एनालॉजी का इस्तेमाल करूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि पुराना शिक्षक एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह था? ट्रैफिक पुलिस वाला कैसे? मतलब जो
चौराहे पर किसी बिलबोर्ड के पीछे छुपकर खड़ा रहता है इस इंतजार में कि कब आप लाल बत्ती पार करें और वो आकर आपका चालान काट दे। उसे आपकी ड्राइविंग सुधारने से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ आपकी गलती पकड़ने से मतलब है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन नया शिक्षक एक स्पोर्ट्स कोच की तरह है, एक ऐसा कोच जो किनारे खड़ा होकर सिर्फ चिल्लाता नहीं है, बल्कि मैदान में उतरकर टीम की कमियां देखता है, उन्हें सही तकनीक सिखाता है और जीत के लिए प्रेरित करता है। ये एनालॉजी एकदम सटीक है। सच में ट्रैफिक पुलिस वाला सजा का प्रतीक है, जबकि एक स्पोर्ट्स कोच एक मार्गदर्शक का। इन नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आज के शिक्षक को एक गाइड, एक मेंटर और एक प्रेरक के रूप में काम करना है। तो मतलब उसे गलतियां पकड़ने के लिए नहीं बैठना है। बिल्कुल नहीं, उसे गलतियां पकड़नी नहीं है, बल्कि गलतियों से सीखने का मौका देना है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षक को खुद एक रोल मॉडल बनना पड़ता है। लीडिंग बाय एग्जाम्पल जिसे कहते हैं। बिल्कुल। आप बच्चों को समय की पाबंदी का महत्व नहीं समझा सकते अगर आप खुद हर रोज क्लास में 15 मिनट लेट आते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो आप कहते हैं, वो सीखते हैं जो आप करते हैं। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं बड़ों को। सही कहा। इसके अलावा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है पक्षपात से बचना। निष्पक्षता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। जी, अगर बच्चों को लग गया कि शिक्षक किसी एक बच्चे का पक्ष ले रहा है या किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो उस शिक्षक के प्रति उनका पूरा सम्मान खत्म हो जाता है। और सम्मान खत्म होते ही अनुशासन का पूरा आर्किटेक्चर भरभरा कर गिर जाएगा, क्योंकि ये पूरा ढांचा डर पर नहीं बल्कि आपसी भरोसे और सम्मान की नींव पर खड़ा है। सही कहा आपने। जब एक शिक्षक निष्पक्ष होता है, हर बच्चे की बात सुनता है और एक स्वस्थ रिश्ता बनाता है, तो क्लास का माहौल अपने आप सकारात्मक हो जाता है। बच्चे ऐसे शिक्षक को निराश नहीं करना चाहते, वे उस शिक्षक के लिए बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और रंजन सर के इन बेहतरीन नोट्स का सार निकालें, तो बात सिर्फ क्लासरूम में शांति बनाए रखने की नहीं है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का अंतिम लक्ष्य बच्चों को डराकर उन्हें एक मशीन का पुर्जा बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका लक्ष्य है उनके अंदर की उस आवाज को जगाना जो उन्हें सही और गलत का फर्क बता सके। ये आत्मनियंत्रण और एक मजबूत चरित्र के निर्माण की वास्तुकला है, जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। और यही इसका सबसे दूरगामी प्रभाव है। जब हम बच्चों को बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक प्रेरणा से काम करना सिखाते हैं, तो हम सिर्फ अच्छे छात्र नहीं बल्कि अच्छे नागरिक तैयार कर रहे होते हैं, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जी, ऐसे नागरिक जो समाज में अपना योगदान दे सकें, जो विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल सकें और जो आगे चलकर समाज का नेतृत्व कर सकें। और जरा सोचने वाली बात है, क्या ये सिद्धांत सिर्फ स्कूल के ब्लैकबोर्ड और बच्चों तक ही सीमित है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये बातें हमारे कार्यस्थलों, हमारे ऑफिस की टीमों और यहाँ तक कि हमारी व्यक्तिगत जीवन पर भी उतनी ही लागू होती हैं। हाँ, ये बात तो आपने बहुत पते की कही। क्या डरा धमकाकर काम करवाने वाला बॉस कभी एक ऐसी टीम बना सकता है जो सच में इनोवेटिव हो? शायद नहीं। बाहरी दबाव से आप किसी से कुछ दिन काम तो निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबी अवधि में बेहतरीन परिणाम और रचनात्मकता चाहिए, तो आपको लोकतांत्रिक तरीके और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का ही रास्ता अपनाना होगा। ये बहुत गहरा विचार है। इंसान का स्वभाव हर जगह एक ही तरह से काम करता है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 40 साल का कर्मचारी। कोई भी डर के साए में अपना 100% नहीं दे सकता। सही बात है। असली विकास हमेशा आजादी, भरोसे और आत्म अनुशासन के माहौल में ही पनपता है। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। इस पूरे विश्लेषण में बार बार ये बात आई है कि सही अनुशासन छात्रों को उनके भविष्य के जीवन के लिए तैयार करता है। जी। जरा इस बात को एक दार्शनिक स्तर पर सोचकर देखिए। अगर हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली सच में इतनी कारगर हो जाए, अगर हम हर बच्चे के अंदर 100% आत्म अनुशासन, नैतिक मूल्य और आंतरिक प्रेरणा जगाने में सफल हो जाएं, तो क्या भविष्य में हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करने का हक है जहां किसी बाहरी पुलिसिंग की, ट्रैफिक चालानों की या सख्त कानूनों की जरूरत ही ना पड़े? ये तो बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल है। हाँ, क्या सच्ची शिक्षा और आत्मनियंत्रण ही अंततः हमारे समाज का एकमात्र और सबसे मजबूत नियम बन सकता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सॉफ्टवेयर इतना अपग्रेड हो चुका होगा कि उसे किसी एंटीवायरस की जरूरत ही ना पड़े? वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला ख्याल है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन नोट्स के पन्नों से निकलकर सीधे हमारे भविष्य से जुड़ता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की अपनी इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं।